हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो उनका सॉल्यूशन चल रहा था, तो आज 1993 का जितने भी कम पेपर हो इसमें क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। कल के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। कल 1994 का आएगा। इसको हम जल्दी से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये 2023 तक पूरी कोशिश कर लें कि ख़त्म कर दें। तो एक दिन में अब एक ही पेपर डिस्कस, मतलब एक दिन में एक साल का पूरा पेपर डिस्कस कर देंगे, चाहे जितना टाइम लगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ चाहे 25-20 दिन, 20 या 25 दिन आप बने रहिए। इसी में हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको पेपर कैसे पूछा जा रहा है। और यहाँ से मैं बिलीव दिलवाता हूँ आपको, यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन कन्फर्म यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। लगभग यहाँ पर 105 क्वेश्चन है। ठीक है, 104 या 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं। पहले 120 क्वेश्चन ही पूछा जाता था। ठीक है, करंट को हमने हटा दिया है तो लगभग उतने क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो लोग नए होंगे प्लीज़, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको किससे पता चलता है। धार्मिक ग्रंथ से? नहीं, इससे तो नहीं पता चलता। बर्तनों और मोहरों पर लिखावट से? पुरातत्व संबंधित खुदाई से? तो इसी में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये धार्मिक ग्रंथ तो आता ही नहीं था, शिलालेख भी पहले ही आता ही नहीं था। ठीक है, तो शिलालेख ये तो ये अशोक के समय तक यहाँ पर वहाँ जानकारी मिलती है। ठीक है, शिलालेखों से। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है, तो पुरातत्व संबंधित खुदाई पर इससे। तो याद रखिएगा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 से 1922 के पश्चात इसकी विस्तृत खुदाई करवाई गई। पहले इसको तो पता ही चल गया कि यहाँ पर कुछ है। ठीक है, चार्ल्स मैसन एक थे, 1826 में उन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है, चार्ल्स मैसन। ठीक है, तो अगर कभी नाम आ जाए किस पुरातत्व संबंधी खुदाई किससे संबंधित है, तो चार्ल्स मैसन से 1826। लेकिन लगभग 100 साल बाद ये जॉन मार्शल ने 1921-22 के आसपास इसकी मतलब पूरा विस्तृत खुदाई करवाई। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था। विच ऑफ द मेन सोर्स लाइवलीहुड ऑफ द आर्यन इन एंशिएंट पीरियड। ठीक है, तो क्या था? कृषि था, शिकार था, शिल्पकर्म था, या व्यापार था। तो आप प्राचीन काल में जो ये थे, आर्य थे, किस प्रकार के इनका मुख्य साधन था? कृषि था। ठीक है, क्या था? कृषि था। पहले दो चीज़ें करते थे, कृषि और पशुपालन। लेकिन बाद में उन्होंने कृषि को उतना वो पशुपालन को उतना महत्व नहीं दिया, और मेन उनका वो बना जीविकोपार्जन का साधन कृषि। ठीक है, फार्मिंग ही बना। ठीक, तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में जनता ने निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से किसमें मुख्यतः विश्वास करती थी। तो ऋग्वेद में बलि और कर्मकांड पर विश्वास ज़्यादा करती थी। ये जो बलि और कर्मकांड होता था ये मेनली किसके लिए किया जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक देवता थे इंद्र और अग्नि। तो जितने भी बलि और ये कर्मकांड किए जाते थे, ये किसको आहूत किए जाते थे? इंद्र और अग्नि को। ठीक है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज से लगभग 30 साल पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये क्वेश्चन अब मुश्किल है आपके पूछना, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा या ये वाले सब क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, 4-5 स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। तो ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ठीक, अगर अधिकारी बनना है तो मतलब आपको होलिस्टिक नॉलेज रखना पड़ेगा। बेसिक थीम ऑफ जैन रिलीजन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था। तो हमको पता है गांधी जी का भी यही आधार बिंदु था, और ये जैन धर्म का भी यही आधार बिंदु था। क्या? नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस। अब देखिए, ये जैन धर्म में 5 महाव्रतों का मतलब विधान किया गया है कि भिक्षु होते हैं उनको 5 महाव्रत का पालन करना चाहिए। पर प्रथम क्या है? सत्य। याद रखिएगा, सत्य प्रथम है। दूसरा क्या है? अहिंसा। ठीक, अगर मैं पूछूं कि जैन धर्म के 5 ये महाव्रत कौन है, तो यही बताइए कि अपरिग्रह कौन सा?
अपरिग्रह। अब अपरग्रह क्या चीज़ होती है? इसमें कहा जाता है कि आप धन इकट्ठा मत कीजिए, ठीक है, मतलब अंबानी अडानी मत बनिए, ठीक है, एकदम साधारण व्यक्ति बनिए। मतलब साधारण व्यक्ति भी धन अर्जित करता है, मतलब आप एकदम दूर ही रहिए इस भोग से, ठीक है। चौथा क्या है? अस्तेय। अब अपरग्रह अस्तेय में अंतर क्या? इसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के दूसरी की संपत्ति को मत हड़पिए। जैसे आजकल क्या होता है, एक दूसरे की लोग संपत्ति ले लेते हैं, ठीक है, हड़प लेते हैं, लेकिन इसको मत करिए, ठीक है। अगर दूसरे की अनुमति नहीं है, ठीक है, तो उसको मत लीजिए, ठीक है। चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। वो पांचवा पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। तो इसमें मतलब ये जैन धर्म में ब्रह्मचर्य की भी बात की गई है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के चार हैं, ये किसके द्वारा? पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, ये पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। लेकिन जो ये ब्रह्मचर्य ये पांचवा है, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि महावीर स्वामी द्वारा क्या दिया गया, तो ये पांचवा ब्रह्मचर्य है, यही दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? हु हैड गिवन हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन सारनाथ? तो बताइए, सारनाथ में अपना फर्स्ट कितने? तो सबको पता है किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने ये पूछा जाता है कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण काल। तो याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनको मतलब बोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में प्राप्त हुआ। मतलब ज्ञान, अगर मैं कहूँ आपसे कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। किस दिन प्राप्त हुआ? पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। लेकिन इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया? देखिए, दो चीज़ होती हैं, आपको एक ज्ञान होता है, प्राप्त हो जाता है, एक अपने ज्ञान को कहीं देते हैं। तो बोध गया में वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, बिहार के बोध गया में। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने 5 शिष्यों को अपना उपदेश दिया, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। जिसको क्या कहा गया? धर्म। 3 चीज़ें याद रखिए, धर्म चक्र, ये सब याद ही होगा, चक्र परिवर्तन। अब एक चीज़ और होता है, महापरिनिर्वाण। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको उसको महापरिनिर्वाण। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्या कहा गया? उपदेश जब दिए, और महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये इनकी मृत्यु हुई। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि अब एक ही मतलब एक ही दिन में पूरा लाते हैं ना, तो अगर जल्दी नहीं करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है आपका। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द किससे? जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये तो सिंपल ही है। तो कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तो सभी जानते होंगे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें थे, और 24वें थे महावीर स्वामी, ठीक है। और प्रथम कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रथम आदिनाथ थे। आदिनाथ कैसे याद करेंगे? आदिनाथ प्रथम थे। यहाँ आदि लिखा गया, छोटा आ लिखा गया है, तो आदि से मतलब आदि से, अगर मैं कहूँ कि आदि से अंत तक, तो मतलब आप क्या समझते हैं कि शुरू से अंत तक। तो आदि मतलब पहले, तो पहले आगे, तो पहले आदिनाथ, इनको ऋषभ देव भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहले यही थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो बताइए, किसने की थी? तो ये किसका काम था? ये अशोक। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह से चेंज हुआ था। फिर उन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ठीक है, तो इस पर ही फोकस किया था। इसके बाद एक अकबर का भी आता है, तो अकबर का भी उन्होंने भी सहिष्णुता पर बातें की थी, और सहिष्णुता को भी अपना वो बनाया था, धार्मिक आधार बनाया था। तो वो कब
उन 1582 में उन्होंने क्या एक एक मतलब बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में कि कौन से संस्था का स्थापना किया था। तो उन्होंने दीन ए इलाही, याद रखिएगा, दीन ए इलाही। ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ ताकि आपको बीच बीच में रिवीजन होता रहे। दीन ए इलाही जो किस पर बात करता है, एक ईश्वरवाद पर बात करता है कि एक ही ईश्वर है सब। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, लेकिन इसका आंसर अशोक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावकारी राज्य था। तो बताइए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था जब ये मौर्य चले गए तो उसके बाद, ठीक है। तो कौन है? सातवाहन, ठीक है, याद रखिएगा, मौर्यों के बाद सातवाहन इस सबसे प्रभावशाली राजा था। तो इसका सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। और एक एक यज्ञश्री सतकर्णी था, वो भी इसका प्रभावशाली राजा था, लेकिन सबसे प्रभावशाली गौतमी पुत्र सतकर्णी। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, कहाँ पर है अजंता और एलोरा गुफाएं? तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा गुफाएं। तो याद रखिएगा, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुछ कुल 29 गुफाएं हैं। तो याद रखिए, अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें 4 क्या है? चैत्र और शेष विहार है। जो 4 चैत्र है, चैत्य क्या होता है? जहाँ पूजा होता है। और विहार क्या होता है? विहार मतलब रहने का स्थान होता है, ठीक है। विहार ये वाला नहीं, विहार, ठीक है। तो जैसे कहते हैं नहीं, आनंद विहार, तो आनंद विहार ऐसे नाम पड़ा, ऐसा नहीं कि वहाँ बिहार वाले ज़्यादा जाते हैं तो इसलिए उसका नाम बिहार पड़ गया, नहीं। बिहार मतलब एक एरिया जहाँ पर लोग निवास करते हैं, ठीक है, वो होता है। तो याद रखिएगा। अब देखिए, एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा गुफा का निर्माण बहुत बार पूछा जाता है, किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। याद रखिए, किसने? राष्ट्रकूट वंश कृष्ण प्रथम द्वारा जो एलोरा में कैलाश मंदिर है उसको, जो बहुत सबसे ज़्यादा वही फेमस है, ठीक है। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कहाँ पर है? तो ये औरंगाबाद जिले में है, ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफा। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी बताइए क्या थी? तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। तो उसने अपनी राजधानी, पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने कहाँ पर स्थानांतरित कर ली? कन्नौज में स्थापित कर दी। हर्ष ने थानेश्वर पर किस सन में गद्दी पर बैठे हर्ष? तो सबसे महान सम्राट कहे जाते हैं। तो हर्ष कब? 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। ये सब की जानकारी कौन? यहाँ पे एक पुस्तक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बाण भट्ट द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई थी। इसी से हर्षवर्धन के पूरे कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एक याद रखिएगा, कन्नौज को एक नाम भी दिया जाता है, ठीक है। कन्नौज को क्या नाम दिया जाता था? तो महोदय नगर, अभी पिछले भी वीडियो में हम बता दिए थे, ठीक है। तो महोदय, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, महोदय नगर। अगर आप पढ़ लिए पूरा तो आपको इतनी बार कुछ चीज़ें बता दूंगा कि आपको हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। तो कन्नौज महोदय नगर कहलाता था। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित है। 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे, फिर थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज अपनी राजधानी स्थापित कर ली। बस इतना याद रखिए। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राजवंश हूणों के संक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हूणों के आक्रमण से which of the dynasty had been most affected due to the attack of हूणा, मतलब हूणा? तो कौन था? वो था मौर्य, गुप्ता पीरियड था जो हूणों के आक्रमण से सर्वाधिक विचलित हुआ। अब इस गुप्त पीरियड में कौन सा राजा था? तो स्कंदगुप्त। याद रखिए कि यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को झेला था। तो कौन? गुप्त। ये गुप्ता स्कंदगुप्त के समय में हूणों का ज़्यादा आक्रमण हुआ था, ये गुप्ता पीरियड में ही था, ठीक है। अब इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, भीतरी अभिलेख में इसकी सबकी जानकारी मिलती है। किसकी? भीतरी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य था, क्या था? चोल था। वो अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछा जाता है कि चोल कब आया था? तो 9वीं शताब्दी के आसपास इसका प्रभुत्व था। ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना किसने किया था? तो चोल का, तो ये विजयालय था। याद रखिएगा, विजयालय। अब एक राजधानी पूछेगा, तो चोल की राजधानी क्या बनाया था विजयालय ने? तंजौर बनाया था। याद रखिएगा, तंजौर। तो याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं कि चोल वंश का नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, हाँ, विजयालय इसका संस्थापक था चोल वंश का, तंजौर राजधानी थी। ठीक है, तो इतना याद रखिए बस। अब देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, गंग वंश शासक। ठीक है, कौन सा वंश शासक? गंग वंश शासक नरसिम्हा वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। तब इसने ही बनवाया था। अब ये देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब रखा गया? तो 1984 में। याद रखिएगा, 1984 में यूनेस्को की ये मतलब हेरिटेज साइट में इसको जगह दे दी गई। और हमारे किस नोट पर ये मतलब कोणार्क मंदिर है, आप याद करके बताइए, क्योंकि डेली आप उसको देखते ही होंगे। ठीक है, तो हमारे 10 रुपये का जो नोट है, 10 रुपये का नोट, उस पर सूर्य मंदिर, इसका कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, कब करवाया था मतलब ये लगभग 1200, ये इनका शासन जब था नरसिंहदेव वर्मन का, 1200 से 30 से 64 के बीच में था, तो उसी समय करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1984 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। तो बताइए, खजुराहो टेम्पल इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये तीनों लोग से संबंधित हैं, चाहे हिंदू की बात करें, हिंदू धर्म या जैन धर्म, सॉरी, हिंदू धर्म और जैन धर्म, दो से, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। किस शासकों द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसमें लगभग 30 मंदिर हैं। किस किस मंदिर हैं? तो अगर हिंदू धर्म की बात करें, तो इसमें विष्णु और शिव, ठीक है, के मतलब मंदिर मिलते हैं। किसके? विष्णु और शिव के मंदिर मिलते हैं। जैसे आप शिव की बात करें, तो कंदरिया का महादेव मंदिर, ठीक है, विष्णु मंदिर, ठीक है। अगर जैन धर्म की बात करें, तो पार्श्वनाथ मंदिर यहाँ मिलता है। तो शिव एंड विष्णु हिंदू धर्म में, अगर जैन धर्म की बात करें तो पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। तो ये हो गया दो धर्म, एक हिंदू धर्म हो गया शिव और विष्णु, और जैन धर्म हो गया पार्श्वनाथ मंदिर। ये कौन सा? कंदरिया का महादेव मंदिर और विष्णु देव मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर बार बार पूछा जाता है कि कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ? तो ये खजुराहो में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत में की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किस काल में आया? बताइए, उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत में किसके कार्यकाल में आया? तो किसके कार्यकाल में आया? इल्तुतमिश के कार्यकाल के आया। ठीक है, किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए यह आया था। ठीक है, तो उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? इल्तुतमिश का शासन था। लेकिन इल्तुतमिश में मकबरनी को क्या अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। किसका डर था? चंगेज खां के आक्रमण का डर था। अगर मकबरनी को दे देता शरण, तो चंगेज खां गुस्सा हो जाता, फिर वो दिल्ली पर आक्रमण कर देता। तो इसीलिए उसके डर के मारे इल्तुतमिश ने मकबरनी, ठीक है, मकबरनी को ढूंढते ढूंढते आया था। ठीक है, तो उसको अपने यहाँ संरक्षण ही नहीं दिया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हो गया ना, मंगोलकारी चंगेज खां उत्तर भारत में किसके कार्यकाल में? इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने कब की? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, सिकंदर का सबसे इम्पोर्टेंट है, इस गज सिकंदरी जो है इसने ही चलाया था। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये 1582 में अभी हमने क्या पढ़ाया था? दीन इलाही पढ़वाया था। ठीक है, जिसको मतलब अकबर ने चलाया था। एकेश्वर बाद का कॉन्सेप्ट उसमें रखा गया था।
चलते हैं देखते हैं। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, बताइए शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में, ठीक है, कालिंजर में 1945 के आसपास, ठीक है। इसी में एक तोप मार रहा था, मतलब वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था कुछ भी, तो वहाँ पर तोप जाके उधर लग के आके इसके ऊपर वहाँ बगल में दग गया, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का किला कहाँ है? बांदा में है, ठीक है। कहाँ पर है? बांदा में है, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, बताइए तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इम्पोर्टेंट है, बार बार देखिए, ऐसा मत सोचिए करिए कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा क्लियर, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कब, कौन सा ईयर हुआ था? 1565 में। किनके बीच में हुआ था? एक तो विजयनगर, विजयनगर और बहमनी, ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था? थोड़ा अनफेयर लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये विजयनगर के खिलाफ बीजापुर थे, ठीक है, बीजापुर थे, बीदर था, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये जो चार मतलब संयुक्त रूप से मुस्लिम राज्य थे, चारों ये थे। कौन कौन से? बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो इन्होंने मिलके लड़ा था, और 23 जनवरी लगभग 1565 में, 1565 ही दिया है, इसने विजयनगर, जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी सेना को परास्त कर दिया था, ठीक है। तो ये चार लोगों ने मिलकर लड़ा था, बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है। अब देखिए, मध्य काल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो बताइए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध कौन स्थापित कर रहा था? तो कौन स्थापित करता था? पुर्तगाली स्थापित कर रहे थे, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन स्थापित कर रहा था? पुर्तगाली के बाद आपके डच, ठीक है, याद रखिएगा। तो पुर्तगाली के बाद व्यापार कौन स्थापित किया? डच, इसके बाद इंग्लिश, ठीक है। तो पीडीई याद रखिए, पीडीई, ठीक है, पुर्तगाली, डच, फिर इंग्लिश, अंग्रेज, ठीक है। तो याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आ गए, ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो बताइए भक्ति संस्कृत का पुनर्जन्म भारत में कब हुआ? तो भक्ति संस्कृत का पुनर्जन्म भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ। कब हुआ? जब आपके महान संत, चाहे आप कबीरदास की बात करते हैं, कबीरदास की, नानक जी की बात करते हैं, सूरदास की बात करते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं, या चैतन्य, चैतन्य, ठीक है, चैतन्य, या मीरा जी की बात करते हैं, इन्होंने भक्ति मतलब भक्ति आंदोलन को व्यापक रूप से प्रसारित किया। कबीर जी, नानक जी, सूरदास जी, तुलसीदास, चैतन्य, मीरा, ठीक है, ये सब मिलकर 15वीं ईस्वी के आसपास क्या किए? ये आपके भक्ति संस्कृत को बढ़ा और आंदोलन को प्रसार किया। नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह अटैक इंडिया ड्यूरिंग रिजीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके शासनकाल में मतलब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह का आक्रमण पहले याद रखिए कब हुआ था? 13 फरवरी 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, ठीक है। उस समय शासक कौन था? तो याद रखिए उस समय शासक था मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह, मुहम्मद शाह। अब इसका शासनकाल कब से कब था? बहुत लंबा शासनकाल था, 19 से 48 के बीच, ठीक है। इसको रंगीला भी कहते हैं, मोहम्मद शाह। अगर ये भी पूछा जाता है कि रंगीला शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी समय जो आपका नादिर शाह आक्रमण किया था, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके गायब हो गया था, चंपत हो गया था, ठीक है। तो ये 1719 से 48 तक मोहम्मद शाह का शासक था, इसको रंगीला कहा जाता था। आक्रमण कब हुआ था? 13 फरवरी 1739 में आक्रमण हुआ था। किसका शासन था? मोहम्मद शाह का शासन था, नादिर शाह का, ठीक है। चलते हैं, कहाँ गया मोहम्मद शाह? कहीं है, हाँ ये है। अब देखिए, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? कह रहे हैं बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, या ताजमहल।
तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, कब निर्माण करवाया था, किसकी खुशी में निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा, जब गुजरात का विजय अकबर ने कर लिया था तो उसी खुशी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने आगरे के जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। ताजमहल है तो उसको तो जानते ही होंगे। ठीक है, मयूर सिंहासन है, तो मयूर सिंहासन जो नादिर शाह लेकर भाग गया था उसका भी निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और जहांगीर का मकबरा किसने करवाया था? ये शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, तो याद रखिए। और ये कुतुब मीनार किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। तो उसमें कई राजा इन्वॉल्व थे, तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर कौन सा होगा? बुलंद दरवाज़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कब भेजा ये समय भी याद रखिएगा, 1608 ईस्वी में भेजा। अब देखिए, जब भेजा तो इनको मनसब भी दिया गया था। ठीक है, तो मनसब में क्या दिया गया था? तो याद रखिएगा, मनसब में 400 मनसब इनको दिया गया था। कितना मनसब? 400 मनसब दिया गया था। एक 1615 की भी बात करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जेम्स फर्स्ट थे, उन्होंने क्या भेजा? किसको भेजा? सर टॉमस रो को। ठीक है, सर टॉमस रो को भेजा। यही जो सर टॉमस रो था, यही जहांगीर से जो फरमान था प्राप्त करने में सफल हुआ था 1615 में, टॉमस रो। और जो हाकिंस था ये 1608 ईस्वी में। तो दोनों लोग का जब याद करिए, हाकिंस और टॉमस रो, तो दोनों। कभी कभी जानते हैं आपके साथ क्या कन्फ्यूजन होता है? कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जब वहाँ पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस जो होता है हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, टॉमस रो को आप 1608 में बता देते हैं, और ये जो हाकिंस है तो हाकिंस को 1615 में बता देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हाकिंस की बात करें तो ये 1608 ईस्वी में आया था, इसको 400 मनसब दिया गया था। ठीक है, और जो 1615 में ये थॉमस रो आया था। ठीक है, दोनों ही इसी के जहांगीर के ही शासनकाल में आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठा को हराया? पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसमें मराठा लगभग असहाय ही हो गया था। ठीक है, मतलब यहाँ से फिर उबरना मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ठीक है, और लास्ट तक तो शायद ही उबर पाया ये मराठा साम्राज्य। नहीं तो अगर मराठा साम्राज्य ये पानीपत का युद्ध ना लड़ा होता, कैसे टल गया होता, तो आज पूरे भारत पर मराठा साम्राज्य का ही अधिकार होता। ठीक है, उतना उस समय उतना ये पावरफुल हो गया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठा को हराया, मतलब किसने मराठा को हराया? तो ये अफगानों ने। अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अब आप पूछेंगे सर डेट तो बताया नहीं कब। अब तो 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ाया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सेनापति उति भी देख लीजिए कौन था, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कौन लड़ रहा था। तो ये बालाजी बाजीराव के नाबालिग पुत्र कौन थे? विश्वास राय। ठीक है, याद रखिएगा, विश्वास राय। ये नहीं पूछा जाता है विश्वास राय। ठीक है, पूछा जाता वास्तविक। देखिए, ये तो विश्वास राय थे, लेकिन वास्तविक रूप से कौन थे? सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, वो इनके सहायक नियुक्त किए गए थे, इन्हीं के विश्वास राय के। सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव भाव इनके सहायक नियुक्त किए गए थे, बट वास्तविक सेनापति यही थे, सदाशिव राव भाव। ठीक है, तो यही याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 ईस्वी में, विश्वास राय उनके सहायक सदाशिवराव भाव, वास्तविक मतलब वो सेनापति लड़े और अफगानों से हार गए। ठीक है, पानीपत के तीसरे युद्ध में। चलते हैं देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो ये और कोई नहीं, ये जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वही हैं, मराठा ने। तो मराठों ने क्या किया? अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध किया तो इन्होंने किया, मराठों ने। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए तब चलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1802 ईस्वी में एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? अंग्रेज और मराठा अगर पूरे संधि देखा जाए मराठा और अंग्रेजों में, सबसे इम्पोर्टेंट संधि यही है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। 1802 ईस्वी में वसीन की संधि हुई थी। ठीक है, वसीन की संधि हुई थी। किसके साथ? कौन सा मतलब अंग्रेज था? तो लॉर्ड बेले जली था। याद रखिएगा कौन था? बेले जली के साथ हुई थी। लेकिन एक लड़ाई हुई थी किसके कार्यकाल में, ये भी पूछा जाता उस समय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1818 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? ये मराठों की जो बची खुची शक्ति थी, बची खुची सेना सब कुछ था, उसको समाप्त कर दिया था। पूरी शक्ति ही समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तीसरे ये मराठा अंग्रेज वाले युद्ध में। ठीक है, तो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग था। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। 1818 में जो मराठा और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी, उस समय कौन आपका अंग्रेज था? ठीक है, या अंग्रेज गवर्नर था? तो ये कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम बताइए, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ पर किसने दिए? हु स्टार्टेड होम रूल लीग? तो होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट। ठीक, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए तिलक, क्योंकि जो तिलक का होम रूल आंदोलन था वो एनी बेसेंट के पहले आया था। तो तिलक का होम रूल आंदोलन कब आया था? तो तिलक का होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस पूछता है। अप्रैल 1916 में तिलक का आया था, और जब सितंबर की बात करें, सितंबर, ठीक है, सितंबर में किसका आया था? ये एनी बेसेंट का आया था। तो स्टार्ट कौन पहले किया? तो इसमें आपका जो आंसर दिया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो ये वाला एनी बेसेंट द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इनका ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो ये तिलक का था, ये एनी बेसेंट का था। ठीक है, तो मतलब इसमें होम रूल आंदोलन किसने? एनी बेसेंट ने। ठीक है, लेकिन अगर लाया कौन पहले था, सीक्वेंस 1-2 बार पूछ लिया गया है। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने ये एनी बेस सॉरी, यहाँ पर ये तिलक यहाँ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ उल्टा लिख दिए, ये तिलक यहाँ होगा और ये एनी बेसेंट यहाँ होगा। एनी बेसेंट बाद में लाए थे, तिलक पहले लाए थे। ठीक है, ये तभी तो मिस्टेक ही हो जाता। ठीक है, नहीं तो तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये दोनों 1916 दोनों था, लेकिन ये अप्रैल और सितंबर चल रहा था। ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा। डेट क्या? यही अप्रैल और सितंबर याद करिए बस। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ठीक है, ये कब किए थे स्थापना? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी पेपर में आपके पीसीएस वाले लोक सेवा आयोग ने ही पूछा था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब थी? तो 1905 में हुई थी। कब हुई थी? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में इस मतलब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक। ठीक है, तो यही अब ये याद रखिएगा, ये कहाँ से रिलेटेड थे? तो ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र रत्न भी इनको कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कभी आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र का रत्न बतलाया किसको गया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को बतलाया गया है। रौलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। बताइए, रौलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रौलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था ईयर 1919 में था। ठीक है, कब लागू किया था? 1919 में। इसमें होता क्या था याद रखिएगा, इसमें किया होता था, इसमें आपका जैसे किसी आदमी को शक के हिसाब से गिरफ्तार कर लिया जाता था, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, मतलब ये सब बहुत एक आप कह सकते हैं बहुत क्रूर कानून था। अगर किसी को शक हुआ कि ये थोड़ा सा अच्छी हरकत नहीं कर रहे हैं, इनकी अच्छी हरकत नहीं, तो उनको शक के बेसिस पर वो उनके दिमाग में आ जाता था और गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए
ये जो जलियांवाला कांड हुआ था, मेन रीजन यही था, रौलट एक्ट। वहाँ पर ये जो सत्यपाल मलिक थे, सैफुद्दीन किचलू थे, ये सब इसी रौलट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इन्हीं की विरोध की गिरफ्तारी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को। तो लोग इन्हीं के सपोर्ट में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, ठीक है, एक जगह एकत्र हुए। तो ये जलियांवाला बाग है, यहीं पर एकत्र हुए। तो इतना थोड़ा सा जगह था, बस इतना, ठीक है। कहीं भी जलियांवाला बाग जाइए, देखिए काफ़ी अच्छा बना है, ठीक। तो आप इमोशनल हो जाएंगे अगर वहाँ जाएंगे तो थोड़ा, ठीक है। तो ये जब इतना जगह बना है तो यहाँ सभी लोग बैठे हैं और इधर से लंबी लंबी दीवारें हैं। अंग्रेज आए, यहाँ से गोली चलाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो यहीं एक कुआं था, जो पाए उसी कुएं में कूद गए, जान दे रहे। तो यही तो सब मेन जड़ कौन था, यही रौलट एक्ट ही था जलियांवाला बाग। ये ना आता तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ना हुआ होता। अब देखिए, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ, तो ये पूछ रहे हैं कि विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ। तो ये विभाजन कब समाप्त हुआ, 1911 में इसको समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली दरबार आया था, उसी में बता दिया गया था कि अब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कई डेट हैं, उन डेट को आप याद कर लीजिए। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्रेजेंट टाइम में, वही मैं बताने की ज़्यादा प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कई डेट हैं, उन डेट को आपको याद करना होगा। पहला डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई। ये डेट कई बार पूछा गया है, आप जो मैं बता रहा हूँ कई बार पूछा गया है। जब आपको अगर बिलीव करना हो तो आप प्रीवियस ईयर के जो अभी क्वेश्चन आए हैं वो देख लिया करिए। वहाँ पर मैं क्वेश्चन देख के आता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अभी, मतलब अभी का मतलब है 3-4-5 साल के अंदर ही, ठीक है, लगभग 2019 से 24-25 के बीच। तो 20 जुलाई 1905 को, 5 की अगर बात करें तो इस दिन क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, ठीक है, घोषणा हुई। अब देखिए, एक एक डेट और पूछा जाता है, 7 अगस्त 1907, 7 अगस्त 1905, ठीक है, ये 1905। तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, बंग भंग विरोधी आंदोलन, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बंग भंग आंदोलन, विरोधी आंदोलन, याद रखिए, विरोधी आंदोलन। अब देखिए, एक डेट सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सब कुछ भूल जाइएगा, ये डेट मत भूलिएगा, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। बंगाल विभाजन इसी दिन लागू हुआ था। तो 20 जुलाई को क्या हुआ, पिक्चर में आया, कौन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उससे पहले उसको कोई ज़्यादा नहीं जानते थे लोग, लेकिन पिक्चर में ये इसकी एंट्री, मतलब जैसे मूवी आप देखते हैं कि जब जब कोई अच्छा काम करता है तो उस समय से आप पहचानने लगते हैं उसको। तो क्या हुआ, 20 जुलाई को इन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है। इसके बाद 7 अगस्त को थोड़ा आंदोलन हुआ, हमारे मतलब जो नेता थे वो सब आंदोलन किए। लेकिन 16 अक्टूबर, ये मतलब 7 अगस्त को आंदोलन किए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मत कहिए, कर्जन को, ठीक है। कुछ ऐसे वायसराय या गवर्नर थे जो अच्छे थे, उनको आप लॉर्ड कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं लॉर्ड रिपन, ठीक है, वो अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ थे जो बहुत सही नहीं थे, ठीक है। तो ये कर्जन जो है, 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। इसके बाद ये दिल्ली दरबार हुआ 1911 में, उसमें विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब ये पूछ लिया जाता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो ये 1912 है। तो 11 मत लगाइएगा कि 1911 में, एक बार क्वेश्चन आया था 11-12 सभी ऑप्शन में था। आप 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि घोषणा कब हुई थी कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को अब राजधानी बनाया जाएगा, तो ये 1911 में ही हुआ था घोषणा। लेकिन जब स्थानांतरित करने की बात करें, अभी ये शायद 1992 में ही क्वेश्चन आया था, फिर 93 में देखिए फिर आ गया। तो 1912 में ही स्थानांतरित, जैसे आपने सोचा कि आपको अपना रूम चेंज करके दूसरी जगह जाना है, तो आज सोच लिए, लेकिन आज आपकी डेट नहीं है चेंज करने की, आपकी डेट 3-4 दिन बाद है, तो वो उस दिन आपका स्थानांतरित हुआ। तो ये ऐसे समझिए, ठीक है। निम्न में से किन्हें गांधी जी द्वारा अपना राजनीतिक गुरु माना, ठीक है, किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक
गुरु माना। तो अभी इसको हम बता ही क्या रहे हैं, तो किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। ठीक है, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया, कब आई थी, 1905 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से गांधी जी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे। तो गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे, तो हम बताए थे जैन धर्म में भी अहिंसा, और गांधी जी भी अहिंसा के सबसे ज़्यादा पुजारी थे। ठीक है, तो ये ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, यही थे गांधी जी के अहिंसा के मूल मंत्र, मतलब गांधी जी के ये युगल सिद्धांत के मूल मंत्र। चलते हैं देखते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो बताइए, जो लाल कुर्ती दल है ये किसके द्वारा संगठित किया, तो लाल कुर्ती दल खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, किनके द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1930-31 में, ये डेट भी याद रखिएगा, इसी के आसपास मतलब 30-31 में ही ये संगठित किया गया था। ठीक है, इन्होंने ये मतलब ये जो लाल कुर्ती दल है इसने जो सविनय अवज्ञा, क्योंकि 30-31 के आसपास से 30 के आसपास ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया था अपना। ठीक है, तो इन्होंने किस नाम से अपना आंदोलन चलाया था, खुदाई खिदमत गार एक आंदोलन था। ठीक है, खुदाई खिदमत गार, याद रख लिख देता हूँ, खुदाई, मैं जब कोई चीज़ लिख ना पाऊँ तो उसको आप ध्यान से सुन लिया करिए, क्योंकि मैं अगर लिखूँगा तो और ज़्यादा, इसलिए आज थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ, बोल ज़्यादा रहा हूँ। ठीक है, खुदाई खिदमत गार, खिदमत गार, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर लिखूंगा तो आपका 2 से ढाई घंटे हो जाएगा, तो आपको बोरिंग लगेगा सुनने में। ठीक है, तो जो खुदाई खिदमतगार नाम से आंदोलन चलाया था ये लाल कुर्ती दल ने, इसके हेड कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। एक चीज़ ये भी पूछता है, इनको क्या कहा जाता था, तो इनको सीमांत गांधी की उपाधि दिया गया था, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों को निकालने के लिए ना पाकिस्तान का सृजन नहीं करना था, स्वयं पख्तूनिया उख्तूनिया नहीं था, ये अच्छे व्यक्ति थे, इनको ये मतलब इनका कोई वो नहीं था कि हम अलग से सब कुछ करें। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एक साम्यवादी देश बनाने के लिए थे भी नहीं, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए ये भी प्रयासरत थे। ठीक है, गांधी जी मतलब इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, तो ये सी वाला सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, वही जो आपका अभी बताया हूँ कि रौलेट एक्ट के विरोध में सफरुद्दीन किचलू और कौन थे, एक सत्यपाल थे, उनको वो गिरफ्तार कर दिया 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको चुना गया, ये महात्मा गांधी जी को चुना गया, किसको, महात्मा गांधी जी को चुना गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बन सकता है। ठीक है, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, ये दिल्ली में हुआ था। क्या दिल्ली में हुआ था, सितंबर 1919 में, वो सॉरी सितंबर नहीं, नवंबर में। ठीक है, नवंबर 1919 दिल्ली में हुआ था, इसमें गांधी जी को ही अध्यक्ष चुना गया था। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था। ठीक है, बताइए कौन दल में नहीं था, तो ये याद रखिएगा, श्रीनिवास अयंगर, चिरंतन दास, विट्ठल पटेल। ठीक है, ये सब थे, लेकिन CR दास नहीं थे। ठीक है, ये देखिए, अब स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज दल की स्थापना 2 लोग मेन थे इसमें, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक, ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये 2 लोग मेन थे। 1 जनवरी की बात है, 1923 की बात है, जब ये दल स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, इलाहाबाद में, जो भी प्रयागराज बन गया है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। अब एक चीज़ ये पूछा जाता है, इसमें कौन ये अध्यक्ष था, कौन सा, कौन महासचिव थे, तो मोतीलाल नेहरू, माँ से मोती, माँ से महासचिव। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दांडी मार्च शुरू किया गया था, किसके लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था, ये बताइए। तो
किसके लिए, नमक को क्या करना, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च के बारे में पहले भी बता चुके हैं, आज भी देख लीजिए। देखिए 12 मार्च 1930, जो वीडियो लोग फॉलो कर रहे होंगे प्रॉपर, उनको ये सब रट गया होगा, क्योंकि मैं कई बार इसको अभी बता चुका हूँ, सिर्फ इसी वीडियो में, मतलब जो 91 से 93 के बीच में ही आया है। 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच ये आपका ये चला था दांडी मार्च। कितने सहयोगी थे, मतलब गांधी जी के चल रहे थे साथ में, 78 लोग थे, ठीक है। नमक कानून को तोड़ना उनका मकसद था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कर ले रहे थे इस पर, नमक पे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन, ठीक है। मुझे लगता है जितने भी कांग्रेस के सम्मेलन हुए थे सबसे इम्पोर्टेंट लाहौर अधिवेशन है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अब ये देखिए, ये लाहौर अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था, तो रावी नदी के तट पर संपन्न हुआ था, लाहौर में, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसी में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था, किसने, किस पर, इसी पर सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का नारा, ठीक है। तो इस जब जो पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया गया था, तो 31 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929, ठीक है। ये 31 दिसंबर 1929 को हुआ क्या था, इस दिन झंडे को फहराया गया, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को इसी दिन झंडे को फहराया गया, जो पूर्व स्वतंत्रता की बात करते थे, उसी के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 1929 को झंडे को फहराया गया। लेकिन जो आपका स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मतलब उसको मनाने की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी 1930। इसीलिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो ये 26 जनवरी को भी ध्यान में रखा जा रहा था, ठीक है। इसीलिए जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, ये आपका झंडे को फहराया गया था, लेकिन जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 का दिन निश्चित किया गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का नारा इसी में दिया था, लाहौर अधिवेशन में ही, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया, बताइए, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया, तो कब, 1929 में, ठीक है। कब, 19, देखिए ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसी टॉपिक से आ गया है। तो याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक पढ़िए, हो सकता है आपकी किस्मत रहे जो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन आ जाए। तो ये 1929। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना था, तो बताइए किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना था। स्थगन मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन गांधी इरविन एग्रीमेंट, तो ये किसका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सिंपल सवाल है, एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला, तो 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें ये, मतलब जो ये सरोजिनी नायडू थी, ये बनी थी, तो याद रखिएगा। और ये 1917 में कब बनी थी, कौन से अधिवेशन में, ये कलकत्ता का अधिवेशन था, कलकत्ता का अधिवेशन, ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी पूछ ले, कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में हुआ था, एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें, सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी, कानपुर का अधिवेशन, ठीक है, कानपुर का अधिवेशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं, देखते हैं किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया, ठीक है।
तो वो कौन सी घटना थी? तो सबको पता है चौरा चौरी जो घटना थी, उसमें गांधी जी को क्या किया, मतलब ये जो असहयोग आंदोलन है इसको स्थगन करने पर बाध्य किया। चौरा चौरी घटना कहाँ हुई थी? तो गोरखपुर में हुई थी, ठीक है। वो गोरखपुर जिला है, चौरा चौरी स्थान वहीं पर हुई थी, ठीक है। भीड़ ने पुलिस चौकी को मतलब आग लगा दी थी, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो बताइए लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? तो कैसे घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय घायल हुए थे, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया? इस बार क्वेश्चन भी आया था, साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा, ठीक है। कब आया? 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा। और लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे। और इसी दौरान जो उन पर लाठी की थोड़ी सी हमला हुआ, लाठी से, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत हमला हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई? 3 फरवरी तो आया था, इसके बाद 17 नवंबर का दिन था जो जब हमला हुआ था, और उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बहुत महान व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हुई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ये इंपॉर्टेंट है, कब आया? 3 फरवरी 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आज़ादी की तरफ हम सब बढ़ चुके हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन ईयर 1942 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1942 में। तो 8 अगस्त 1942 को यह मतलब इसकी वो बताइए ग्वालियर टैंक से घोषणा की गई, मतलब ग्वालियर जो एक टैंक है, मैदान है, ठीक है, वहीं से घोषणा की गई। और इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, कई बार ऑपरेशन पूछ लिया जाता है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर, 0 आवर, ठीक है। तो ऑपरेशन 0 आवर इसी में चलाया गया था, ठीक है। इसके तहत कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 0 आवर क्या है? इसी के तहत कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, जो मतलब बड़े कांग्रेसी नेता थे उनको। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो वो क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को का सहयोग, ठीक है। तो यही था कि मतलब भारतीयों की राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो अगर ये कह देते कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, तो हम मतलब जो भारतीय थे वो ब्रिटेन का द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब हेल्प कर सकते थे और देशों के खिलाफ, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो ये पहला वाला ही सही है। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? बताइए इसमें कौन सा सही है? अब ज्योग्राफी का आ गया शायद। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। अब यहाँ लिखा गया अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो ये देखिए सिंपल ही, ये तो गलती है। पंजाब जम्मू कश्मीर से मिलता ही है। भोपाल कर्क रेखा के करें हैं उत्तर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कैसे आप याद करेंगे? जैसे आपको पूरा मैप नहीं दिमाग में अगर आ रहा होगा तो याद रखिएगा, जो आपका राजस्थान है तो राजस्थान का ऐसे थोड़ा सा एरिया ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे चला जाता है। तो क्या है, राजस्थान तो ऊपर ही है तो उसके नीचे ही है, तो भोपाल भी नीचे ही होगा कहीं, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लीजिए, भूलेंगे नहीं। तो भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में है, उत्तर में स्थित नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कब मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? एक अपने उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से मिलती है, गुजरात से मिलती है, ठीक है, महाराष्ट्र से मिलती है, छत्तीसगढ़ से भी मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी गलती है, गलती नहीं है, उस समय के हिसाब से ये सही था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले जो छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश का ही भाग था, तब ये 7 राज्यों से लगता था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 ही राज्यों से लगता है। सॉरी,
ये सिर्फ 5 राज्यों से लगता है। अब 5 राज्य वही हैं जो अभी हमने बताया है, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मैप में देखिएगा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यही इतना, तेलंगाना मत करिएगा। ठीक है, तेलंगाना इसके बीच में महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, तो नहीं तो आप तेलंगाना कर दे, जब छत्तीसगढ़ था तब वो तेलंगाना से मिलता था। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य हैं जो किससे, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मैं बताऊं, नामदफा राष्ट्रीय पार्क पड़े हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे अच्छा पार्क है। ठीक है, नामदफा, यहाँ करें कोई, तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ 5 लिख दीजिए और यहाँ पहला वाला सही कर लीजिए। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो टोडा जनजाति कहाँ पर निवास, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहीं पर निवास करती हैं टोडा जनजाति। ठीक है, ये मतलब इनका जीवन पशुपालन, ज़्यादा ये पशुपालन पर डिपेंड रहते हैं टोडा जनजाति। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। भारतीय मानक समय निम्न में से स्थानों में किसके समीप से लिया गया है, तो आपको सबको पता होगा, कभी कभी मिर्ज़ापुर दिया रहता है, कभी नैनी दिया रहता है। तो याद रखिएगा नैनी से ये कितना, 82.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ ई लिखिएगा, ई। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ कभी कभी डब्लू लिख देगा और आप सही करके चले आएंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 82.5 ई, यही आपका मानक समय है। ठीक है, याद रखिएगा मानक समय यही है। तो जब ग्रीन बीच है, जो यहाँ से ग्रीन बीच जाता है, उससे कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे यहाँ कितना सुबह का 6 बज रहा होगा, तो वहाँ पर कितना बज रहा होगा, 6, 5, 11, 11:30 बज रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, कोई समय अपने हिसाब से लेके। ठीक है, तो हमेशा ये एक ही समय याद करिए, बार बार वहाँ क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी कभी आप भूल जाते होंगे कि हमारे आगे है कि पीछे है, तो हमेशा एक ही समय याद करिए कि अगर आप सुबह 6 बज रहा होगा या सुबह 7 बज रहा होगा, तो 7 बज रहा होगा तो आप यहाँ 7 बजे चाय पी रहे होंगे, वहाँ 12:30 बजे मतलब क्या अपने ऑफिस में होंगे, काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो है। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। डिस्प्यूट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय कौन सा है। ठीक है, तो ये किसके विवाद का विषय है, तो हमारे और पाकिस्तान, चीन मत लगाइएगा, पाकिस्तान और हमारे बीच में, मतलब हमारे मतलब भारत के बीच का ये विवाद है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा वो ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन 1984 में चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघदूत ये चलाया गया था ऑपरेशन 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन 0 आवर वो भारत छोड़ो आंदोलन में, तो यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था, 1984 में, सियाचिन ग्लेशियर जो है उस पर। ठीक है, मतलब उस पर कब्जा करने के लिए। अब दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो यही सियाचिन ग्लेशियर ही है। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थल यही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, बताइए। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, तो ये यहाँ पर तो एक ही राज्य दिया गया है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की सीमा पर स्थित है नागार्जुन परियोजना। तो यहाँ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। अब पूछ सकता है किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है, बताइए। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बंगाल की खाड़ी के कारण, अरब मानसून के कारण, या लौटते हुए मानसून के कारण,
तो भारत का जो उत्तरी मैदान होता है, जाड़ों के महीने में आप देखते होंगे जब गेहूं होता होगा तो किसान ये सोचते हैं कि थोड़ी सी हल्की बारिश आ जाता तो हमारा जो फसल है वो अच्छा खिल जाता, ठीक है। तो वो जो पश्चिमी जेट प्रवाह होता है, मतलब ये भूमध्य सागर से ही उठता है ये, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। तो भूमध्य सागर से उठता हुआ पाकिस्तान होता हुआ ऊपर जो हमारा ये एरिया है, पंजाब का एरिया, इसी में से प्रवेश करता हुआ कहाँ पर आता है, उत्तर भारत में आता है। और ये जाके वहाँ कोरोमंडल तट पर भी जाके बारिश करता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है। उत्तरी मैदानों में जो शीत वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश पूछ रहा, देश नहीं, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो उस समय जब पूछा गया था तो पंजाब, लेकिन इस समय अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या है, यहाँ पर हमारा जो गेहूं उत्पादन है सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादा ज़मीन है, उत्तर प्रदेश बड़ा है तो ये है, और ये पंजाब इतना छोटा है। तो हम सब कैसे, अगर ऐसे कहीं भी वैसे डाल दें तो तब भी ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी हुए हैं ये सब बहुत प्रॉपर ढंग से खेती करते हैं। तो अगर प्रति हेक्टेयर की देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल देखें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। क्या पूछा गया था? सर्वाधिक उत्पादक, भारत में सर्वाधिक उत्पादक प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर नहीं पूछा गया। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य कौन है? जस्ता, ठीक है, जस्ता कौन सा है? जस्ता बहुत पहले से ही है, वही है, और वो इसका चेंज नहीं होता, ठीक है। जस्ता राजस्थान, राजस्थान में जस्ता, चांदी, ये सब राजस्थान में एकदम भरे पड़े हैं, ठीक है। तो राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन आपका सही है। करें हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात में, मारगोवा कर्नाटक में है। तो कौन सा कथन सही है? तो एक आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हल्दिया कहाँ पर है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में नहीं है। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। पारादीप कहाँ पे है? पारादीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे कंफ्यूज करेगा। मार्ग गोवा, तो यहाँ गावा लिखा गया है, गावा, तो गावा मतलब गोवा, गोवा में है, ठीक है। ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन था, सी वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक, पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह कौन है? अब पृथ्वी से पूछा है, कई लोग होंगे सबसे नज़दीक ग्रह, इसके बाद ये लगा देंगे क्या, बुध लगा के आगे बढ़ जाएंगे, गलत है, ठीक है। पृथ्वी के अगर सबसे नज़दीक का ग्रह पूछे तो उसके सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, क्योंकि ये पृथ्वी है अपनी प्यारी सी नीली पृथ्वी है। तो आप दो बार में दोनों में कंफ्यूज होंगे कौन सा, ये लगाएं शुक्र लगाएं या मंगल लगाएं। तो किसको लगाएंगे? पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र है, मंगल थोड़ा यहाँ पड़ जाता है, तो ये नज़दीक है। वाहन कहा जाता है ना, तो भाई बहन नज़दीक ही होते हैं ना, ऐसे याद, अगर कभी कंफ्यूज हो ना तो ऐसे याद कर लिया करिए कि जो बहन होती हैं वो हमेशा नज़दीक हो, भाई बहन नज़दीक नहीं हो सकते जल्दी, मतलब होते हैं नज़दीक वो भी, लेकिन जितना नज़दीक बहन होती हैं उतना भाई बहन नहीं होते, ठीक है, बहन बहन जितना नज़दीक होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड आपका संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। ये न्यू गिनी कहाँ है? तो ये न्यू गिनी कहाँ है? प्रशांत महासागर में। बोर्नियो कहाँ है? ये भी आपका प्रशांत महासागर में, दक्षिण चीन सागर है उसी के आसपास है, ठीक है। और ये मेडागास्कर कहाँ है? तो मेडागास्कर हिंद महासागर में है, छोटा सा ऐसे ऐसे बना, ठीक है, ये मेडागास्कर है।
गोबी मरुस्थल स्थित है, बताइए गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये दो देशों के बीच जो सैंडविच किस तरह है, मतलब उसी के बीच में, तो मंगोलिया, ठीक है। इसकी भी मंगोलिया की मैं सोचता हूँ कैसे वहाँ पे है, क्योंकि ऊपर इतना पावरफुल कंट्री, नीचे इतनी पावरफुल कंट्री, बीच में बेचारे इसको रख दिया गया है। ना कहीं आ जा सकता है बिना इनकी इजाज़त के, बिना इनकी इजाज़त के मतलब इनको क्या किया बेचारे इस देश को। ये दोनों एकदम पावरफुल एटम बम, हाइड्रोजन बम सब कुछ लेके बैठे हैं, ये भी सब कुछ लेके बैठा है। ये बेचारे इसी को में दबा है, ठीक है। ये तो सोचिए। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक राज्य है। अच्छा, तभी तो यही क्वेश्चन आया था, राजस्थान। अब देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताइए। कह रहे हैं फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। फाकलैंड द्वीप समूह आप हिंद महासागर में कहाँ पर पढ़ लिए। नामीबिया अफ्रीका में है, हाँ ये तो सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, तो हाँ निकारागुआ जो यहाँ पनामा वनामा है ना, नहर पनामा नहर यहीं के आसपास है, ठीक है। और यमन एशिया में है, कौन सा सही नहीं है, कह रहे हैं यमन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यमन लिखा गया, यमन ओमान ये आपका, ये ऐसे जो ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ ओमान है, यहाँ यमन है। तो ये भी तो आपका एशिया के ही पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट थोड़ी है, ठीक है। तो हमको तो ये भी सही लग रहा है, यमन एशिया में है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है बता सकते हैं। फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नहीं हिंद महासागर में नहीं, अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। कौन, फाकलैंड द्वीप समूह, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका जो है वहीं आसपास है, ठीक है। फाकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका में, मतलब जो दक्षिण अमेरिका है वहीं पर। तो अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका है, नीचे अर्जेंटीना वहीं पर। फाकलैंड द्वीप समूह, मतलब जो इसका विवाद किससे किससे चल रहा है, इसका विवाद वो उससे आपका अर्जेंटीना और यूके से चलता है, ठीक है। जो अभी फीफा वर्ल्ड कप में ये विवाद थोड़ा उठा था, ठीक है। तो ये ऐसे आपका ये, ठीक है, ये है। तो यहीं पर एक है फॉकलैंड, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो यहाँ पर है फॉकलैंड, फॉकलैंड। इसका विवाद किससे चलता है, ये यूके का भी प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन ये क्लेम क्या करता है अर्जेंटीना कि मेरा है। तो अब क्लेम क्या किसका है, ये क्या वो सब जाने किसका है, लेकिन विवाद ये किसके किसके बीच में है, अर्जेंटीना के बीच में है, और ये किसके, यूके के बीच में है, फॉकलैंड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हिंद महासागर में, हिंद महासागर में नहीं है, तो ये सही नहीं है, यही गलत है। अच्छा, ये तो सही है, ठीक है। कौन गलत पूछ रहा, कौन सही नहीं है, तो यही आपका गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। नामीबिया अमेरिका में, निकारागुआ मध्य अमेरिका में, यमन एशिया में है, ठीक है। मैं सोचने में गलती कर दिया, मैं सोचा ये सही है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, यही वाला आपका गलत है, पहला वाला। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चांदी के लिए मेक्सिको है, भारत में राजस्थान है। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, बाकू, नहीं बाकू किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो बाकू क्या है जानते हैं, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। ये कैस्पियन सागर है, इसी के तट पर यहीं पर बाकू है, बाकू ये अजरबैजान की राजधानी है। तो बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल मिनरल ऑयल्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है, सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो जब उस समय था तो उस समय अमेरिका था, तो लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, चाइना है। तो अगर उस समय तो उत्तरी अमेरिका था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक अमेरिका है। मतलब दूसरे स्थान पर कौन है, रूस है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर भारत है। अमेरिका का पत्ता गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो उस समय तो अमेरिका था, लगा दिए होंगे बच्चे, ठीक है, लेकिन इस समय क्या है, चीन है, फिर रूस, फिर भारत। झोंकी लाट के लिए पीसा स्थित है, सॉरी, कह रहे हैं झोंकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पर है। तो झोंकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ पर है, इटली में है। कहाँ पर है, इटली में है। अब देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे घनी आबादी, हमें 1991 नहीं पढ़ना, अगर यहीं पर हम 2011 लगा देते हैं तो पूछ सकता है कि 2011 के अनुसार सबसे घनी आबादी किसका है, तो किसका है, बिहार, ठीक है, बिहार का सबसे घनी आबादी है। कितना है इसका, 1106। इसके बाद किसका आता है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का आता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का कितना है, 1028 है, ये याद रखिएगा। बिहार सबसे ज़्यादा, उसके बगल में पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, केरला है, तो केरल है। कह रहे हैं सर अभी हम नहीं आए, तो आप भी आ रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। उत्तर प्रदेश आ गए ना, उत्तर प्रदेश 829, ठीक है। तो प्रेजेंट सिनेरियो 2011 के अकॉर्डिंग यही है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान में तो ये क्या हुआ, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, कैसे हुआ सदस्यों का चुनाव, तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में हुआ, तो बताइए, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुआ, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा, याद रखिएगा। 42वें 44वें में कन्फ्यूज होते होंगे, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक कर्तव्यों का हुआ। कब हुआ, अब देखिए कैसे याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं कि 42वें हुआ, 44वें हुआ। क्या कर रहा है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल कौन सा है, 51A है, ठीक है, 51 का, याद रखिए 51 का, चाहे 51A कहिए। 5 1 क्या होता है, 6 होता है। 4 2 क्या होता है, 6 होता है। 4 2 करेंगे तो 6, और 5 1 क्या करेंगे, 6 होता है। तो ऐसे याद करिए, क्या आर्टिकल भी याद हो जाएगा आपको। अब ये भी याद हो जाएगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन, 44वां तो जो आपका संपत्ति है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी संख्या, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, मतलब 11, ठीक है, मतलब 11 प्रेजेंट टाइम में है, लेकिन जो 42वें हुआ था इसमें 10 ही जोड़ा गया था। तब पूछेंगे ये 11वां कब जोड़ा गया, तो जो 86वां 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में आया, ठीक है, कब आया, 2002 में आया। तो 2002 में आया, इसी के तहत 21 का में जोड़कर इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है, ठीक, क्या है, इस शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया। तो इसमें कर्तव्य क्या हुआ, तो ये तो मूल अधिकार 21 काम में जोड़ के बना दिया गया, लेकिन इसमें कर्तव्य क्या है, मेन कर्तव्य क्या है, तो मेन कर्तव्य ये है कि 6 से जो 14 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे उनके माता पिता उनका पालन करेंगे, ठीक है, उनका कर्तव्य होगा उनके माता पिता का कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर और संरक्षक सब कुछ प्रदान करें, ठीक है। तो ये हुआ आपका 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी था, वो 86वें 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल, 51 का है, 51A है, 6 है, ये 6 किसके लिए बताए थे, 42वें संविधान, तो 4 2 6, ठीक है, तो यहाँ 4 2 6, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ट्रिक था, ठीक है, ये दोनों तो ट्रिक ही था। अब देखिए यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। बताइए कहाँ, जब जब जैसे भारत का जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, हाँ,
राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, हाँ। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, हाँ। विधान परिषद नहीं, क्योंकि विधान परिषद सब जगह नहीं है। यहाँ मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कह देंगे चलिए, फिर तमिलनाडु वाले का कहेंगे हमारे यहाँ ही नहीं है। तो क्या दिए गए कोट में सब चयन कीजिए, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला 1 2 3 सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बताइए। ये यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है। राज्य यहाँ लिखा गया है ना, एक जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, वो भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे सर वो तो बताया ही नहीं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल क्या होता है? क्या कह रहे हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी बताइए, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, अधिकतम एज 65 वर्ष या 6 वर्ष का होता है, ठीक है। इनका आर्टिकल कौन सा होता है? 148, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना की गई थी, बताइए। योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो किसके स्थान पर? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। तो पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मंत्री नीति बनाते और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। पॉलिसी आर मेड बाय मिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, ये कह रहे हैं। मतलब कौन सा सही है? इसमें सही पूछ रहा है कौन सा है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कह रहे हैं संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, तो कौन सा इसमें सही है? तो दोनों तो आपका सही कह रहा है, ये भी कथन आपका सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ये स्पष्ट नहीं कह रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मंत्री बनाते समय उनका लोक सेवाओं का लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि संसदीय प्रणाली मंत्रियों का उत्तरदायी है, तो ये इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। दोनों ही सही है। जो मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति, तो ये एकदम सही कह रहा है, ये भी सही है। तो लेकिन स्पष्टीकरण दोनों नहीं है, तो अलग अलग है लेकिन दोनों सही है, दोनों का स्पष्टीकरण नहीं है। वह जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री रह सकता है, तो बताइए कितने साल तक जो संसद का सदस्य नहीं है मंत्री? 6 माह तक। 6 माह तक बना दिया जाए कैसे कैसे, फिर इसके बाद आना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं नहीं गए, चाहे आप उसको राज्यसभा में लेके आइए, लोकसभा में, कहीं भी। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। किसमें? उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, ठीक है। कैसे कैसे? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ 31 सीट है, ठीक है। जहाँ का कम वहाँ कम है सीट। निम्न में से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है वो किस सूची में? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है। अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? जैसे कुछ शक्तियाँ होती है जो राज्य ले लेती है, कुछ संघ ले लेती है, कुछ जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती है वो कौन लेता है? तो जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती है वो कौन ले लेता है? वो संसद के पास होती है, ठीक है। वो किसी के पास नहीं होती है, तो ये याद रखिएगा। इस केंद्र और राज्य के बीच 3 समितियाँ कौन कौन सी हैं इन संबंध को दर्शाने वाली? कौन कौन सी? सरकारीय आयोग, राजमन्नार और पुंछी आयोग। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इस सरकारीय आयोग, राजमन्नार, पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो किससे? केंद्र सरकार संबंध से वो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है।
कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। कह रहे हैं जो जो कौन सी ऐसी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा वो कौन सी है, राजस्थानी भाषा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पर देखिए, पहले जब हमारा संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 ही भाषाएं थी, लेकिन बाद में 21वां संविधान संशोधन आया। कब आया, 1967 में आया। इसमें कौन सा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को। फिर 71वां संविधान 21 से 71 पे आ गए। ठीक है, यहाँ पर 1992 में हुआ। ठीक है, 92 में कौन सा, नमक आप पढ़ते होंगे, नमक में क्या होता है, तो नेपाली, माँ से मणिपुरी, मणिपुरी, और क्या होता है, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, ये जोड़ा गया। इसके बाद ये 21वां हो गया ये। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद क्या हो गया, 92वां संविधान संशोधन आया। 92वां संविधान संशोधन कब आया, 2004 में आया। इसमें क्या जोड़ा गया, बोडो जोड़ा गया, बोडो। ठीक है, एक बोड बोडो, डोगरी, डोगरी, संथाली और मैथिली, मैथिली। तो ये जोड़ा गया। तो अब कितनी हो गई कुल मिला के, 22 भाषाएं हो गई जो हमारे 8वीं अनुसूची में हैं। पहले 14 थी, तो सिंधी 15 हो गया, और ये 3 यहाँ पे हो गया, 15 3 18 हो गया, और 18 और कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, यहाँ 22 हो गया, तब 22 हो गई। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन 67 में आया, 71वां 92 में आया, 92वां 2004 में आया। तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, ताकि क्या हो, आप देखिए इसको पढ़ने से क्या हो गया, सिर्फ इतना तो हम नहीं बताए कि राजस्थान, इतना बता दिए, रिवीजन हो गया आपका। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, बताइए, अप्रत्यक्ष कर है, मतलब जैसा जो हमको डायरेक्ट नहीं दिया देना पड़ता। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। देखिए ये इकोनॉमिक्स के पोर्शन में, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा करंट का होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं ला पाते। ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन बेस होते हैं करंट पे होते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा होता है, तो बिक्री कर आपका, और आपका कौन सा होता है, बिक्री कर। तो ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, सेल्स टैक्स, बिक्री कर। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर टैक्स जो होता है ये भी तो अप्रत्यक्ष कर होता है, आबकारी। ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, इसमें 2 लगाना पड़ेगा क्या, आबकारी और ये बिक्री कर। ठीक है, ये दोनों आपका अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही होगा। सुपर 301 संबंधित है, सुपर 301 किससे संबंधित है, तो सुपर 301 ऑब्स्ट्रक्ट इन फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार अवरोध से संबंधित है। किससे, मुक्त व्यापार अवरोध। सुपर 301 क्या है, तो अमेरिकी व्यापार अधिनियम कब लाया गया था, वो धारा 1974 की एक धारा है। ठीक, अधिनियम 1974, जो अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 उसकी धारा है सुपर 301। ठीक है, ये अमेरिका वालों का कानून है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या है, बताइए। फ्यूज में देखिए इसमें कुछ वैसे रटिए मत, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, कि अगर फ्यूज में प्रयुक्त हो रहा है तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, कह रहे निम्न गलनांक। ठीक है, ये इसका ये सही होगा, पहले मैं बताता हूँ कैसे सही होगा। देखिए मान लीजिए आपके घर लाइट आ रही है और फ्यूज में, ये मान लीजिए ये फ्यूज है, तो इसमें ये वाला जो तार जुड़ा है, अब इस तार को मैं एकदम हाई, मतलब इसको एकदम मजबूत बना देता हूँ। तो मान लीजिए हाई वोल्टेज आया, एकदम हाई लाइट, मतलब बारिश होती है ना, कभी कभी बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ लाइट आती है। तो बारिश हुई, बहुत तेज़ लाइट आई, क्या हुआ, आपके घर के जितने इक्विपमेंट थे सब जल गए। क्यों जल गए, क्योंकि हमने इसको बहुत मजबूत लगाया था। ठीक है, बहुत हाई गलनांक का लगाया था कि इसको तोड़ ही नहीं पाते। इसको तोड़ने के बजाय जब ये देखा लाइट कि इसको हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो ये पूरा चला गया, कहाँ पर चला गया, ये चला गया घर के जितने इक्विपमेंट रखे थे वहाँ चला गया, और वहाँ पर जितने इक्विपमेंट थे आपके मोबाइल, टीवी, फैन, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तहस नहस मतलब सब जला उला दिया।
अंदर का जो पार्ट वोट था, ठीक है। अगर यही आपका टूट जाता, ठीक है, ये अगर आपका टूट जाता तो क्या होता, तो ये आप अगर ये टूट जाता, ये निम्न गलनांक होता तो ये टूट जाता। अब इसका ये आपका जो लाइट आ रही है, ये यहाँ पर मान लीजिए ऐसे होता ना, ऐसे, तो ये यहाँ पर दोनों में ये पहले ही टूट जाता, तुरंत लाइट पूरी ख़त्म हो जाती, ठीक है, तो आती ही नहीं, तो इसीलिए इसको निम्न गलनांक का रखा जाता है, ठीक है। निम्न, अब वो देखिए प्रतिरोध कैसे रखा जाता है, उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध का भी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो उच्च प्रतिरोध इसलिए रखा जाता है कि जो जो उच्च मतलब जब करंट बहुत हाई होता है तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जब हाई धारा एकदम पूरा बह रही है तो उसको जब तक आप एक प्रतिरोध नहीं लगाएंगे, मान लीजिए धारा बह रही है, ठीक है, तो जब तक एक प्रतिरोध नहीं लगाएंगे तो क्या ये बहती चली जाएगी और एकदम हाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपके जो घर में है वो भी आपका जलने का, जैसे फ्यूज वाला है वैसे इसका भी है, वो गलनांक वाला वैसे ये भी है, जलना स्टार्ट हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए ये जो नदी बह रही है इस पर एक डैम बना दिया, प्रतिरोध हो गया, पानी कम में फ्लो कर रहा है डैम में। जब ये डैम बना दिया गया नदी, अगर डैम ना बनाए तो ये पूरा पूरा बाढ़ उड़ा आ जाएगा इधर, ठीक है। तो यही होता है, इसीलिए प्रतिरोध का ये मतलब ज़्यादा हाई ना होने पाए। और गलनांक क्या है, हाई लाइट आए तो ये तोड़ दे पूरा, मतलब ये इसका फ्यूज टूट गया, लाइट सप्लाई बंद हो गई, तो यही होता है। तो क्या होता है, उच्च प्रतिरोध का और निम्न गलनांक का, ठीक है। लो रेजिस्टेंस मत करिएगा, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस और निम्न गलनांक। डायनमो का कार्य क्या होता है, डायनमो, तो डायनमो का कार्य क्या होता है, मैकेनिकल ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कल संडे था, आपका नहीं आ पाया था क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल होता है, ठीक है, संडे को मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, ठीक है। डेली वीडियो आपके आता ही है। 80 का देखते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है उबलते हुए जल से कम। तो बताइए, जब भाप हम लगाते हैं तो ज़्यादा मतलब जलन महसूस होती है, तो क्या होता है, जो स्टीम है लेटेंट हीट जो अधिक होती है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, इसीलिए हमको ज़्यादा उससे जलना महसूस होता है, अधिक होती है, ठीक है, स्टीम लेटेंट हीट। देखिए थर्मोस्टेट संबंधित है, तो बताइए थर्मोस्टेट किससे संबंधित है, तो टेम्परेचर से संबंधित है। थर्मो क्या, थर्मस, थर्मो, ठीक है, थर्मो तो यही है। तो थर्मोस्टेट किससे संबंधित है, ये टेम्परेचर से संबंधित है। इसका उपयोग कहाँ होता है, ये फ्रिज में, एसी में, यहीं पर उपयोग होता है। धूप से बचने के लिए छाते के रंग का संयोजन निम्न में से कौन सा है, तो बताइए अगर धूप से बचना है तो छाते का रंग का संयोजन क्या आपको रखना पड़ेगा। तो धूप से अगर बचना है तो ऊपर उजला नीचे काला होना चाहिए, ठीक है, वाइट ऑन अपर एंड ब्लैक इन द इनर साइड, ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ऊपर वाइट होना चाहिए ताकि वो रिफ्लेक्ट कर दे और नीचे काला। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पीतल मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है, जो पीतल होता है वो किसका मिश्रण होता है, ब्रास, ठीक है। तो ब्रास क्या होता है, तो झंकार, ब्रास मतलब क्या होता है, अब जैसे कोई डीजे बजता है उसका आप देखते हैं ब्रास कितना है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, ब्रास मतलब झंकार कितना है। तो झंक ऐसे याद रख लीजिए, ये ट्रिक है बता रहा हूँ, नहीं तो बार बार आप भूल जाएंगे। जब ब्रास की बात आए, इंग्लिश वाला देखिए, जब ब्रास की बात आए, कहते हैं ना इसका बैंड ब्रास कितना है, ब्रास मतलब उसकी आवाज़ कितनी है, तो आप कहेंगे उसकी झंकार कितनी है, झनकार, ठीक है, CR। तो जिंक कॉपर, ठीक है, तो झंकार ऐसे याद रखिए, ब्रास झंकार, ठीक है, झंकार, इतना ही अगर आप दिमाग में आ गए आपके तो कम से कम वहाँ पर सही कर देंगे, ठीक है, ब्रास झंकार। विच आर द फॉलोइंग कंटेंट कार्बन, निम्न किसमें कार्बन मिलता है, किसमें कार्बन मिलता है बताइए। तो यह इसमें लिग्नाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन, मतलब इसमें कार्बन मिलता है लिग्नाइट में। क्या होता है इसमें कार्बन, 45 से 55% होता है। तमिलनाडु, लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है, नवेलनी यहाँ पर वो है, तमिलनाडु के एरिया में सबसे ज़्यादा आपका
क्या लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा ही क्वेश्चन है क्योंकि टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप अगर टाइम लगेगा तो इसको स्पीड में करके देखिएगा। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जो सिंपल क्वेश्चन उसको मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। CaCO3 इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जैसे आप मंजन उंजन कहीं करते हैं, वो ब्रश वश टूथपेस्ट उसमें बनाने में काम आता है, साबुन में, ये सब में बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% है नाइट्रोजन, लगभग 21% है आपका ऑक्सीजन। इसके बाद आर्गन आता है, आप इसके बाद वो मत करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन 0.93% होता है। फिर अगर कार्बन की बात करेंगे तो 0.036% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है। तो जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है, तो ये अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है। इंसुलिन, ठीक है, डायबिटीज पेशेंट वाले को इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, तो यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। कहाँ से होता है, लैंगर्स हैंस की जो बीटा वो दीपिका होती है। ठीक है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जिसका स्राव पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है उसमें एक लैंगर्स हर्स की बीटा दीपिका होती है, उसके द्वारा ये होता है। तो ये क्या करता है, तो शर्करा की मात्रा को मतलब इस नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन यही काम करता है। देखिए जिनको डायबिटीज़ होता है वो इंसुलिन बाहर से लगवाते हैं। ठीक है, तो यही होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ब्रेन की बीमारी पहचाना जाता है, किससे पहचाना जाता है ब्रेन की बीमारी, तो EEG से पहचाना जाता है। क्या है, EEG से पहचाना जाता है ब्रेन की बीमारी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है EEG का, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफी एक वर्ड होता है। ECG ये क्या होता है, जो हृदय होता है, हार्ट की जांच किया जाता है ECG से। क्या होता है, हृदय हार्ट की जांच ECG से किया जाता है। EMG क्या होता है, मतलब मसल। ठीक है, इलेक्ट्रो मसल्सग्राफी। ठीक है, EMG। तो याद रखिएगा इससे क्या होता है, पेशीय रोगों को, जिनके पेशीय रोग से की जांच होता है उनकी जांच EMG से किया जाता है। तो कौन होता है इसके, ब्रेन, EEG। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, बताइए मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से 80 होता है। ठीक है, सफ़ेद रक्त का कण मुख्य, एक बार एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, वहाँ लिखा था मनुष्य का रक्तचाप, आपके पेपर में ही पूछा गया था कि वो लिखा गया था अधिकतम और न्यूनतम क्रमशः, या न्यूनतम और अधिकतम। तो जब न्यूनतम कहे तो 80/120 करिए, जब अधिकतम और न्यूनतम कहे तो 120/80 करिए। तो ये देखा करिए। ठीक है, नहीं तो अगर पहले न्यूनतम कहे तो 80, 120, अधिकतम नहीं तो आप यहाँ पर कुछ दोनों ऑप्शन दे देगा। तो इसके बाद आप कुछ ऐसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम लिखा होता तो 120, 80 से और 120 कर देता। ठीक है, तो क्या करते आप, इसको लगा के चले जाते 120 से 80, तो वो गलत हो जाता। तो वो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी थोड़ी सतर्कता की बातें मैं बताता हूँ, नहीं तो कभी इसी में गलत हो जाते हैं आप सब। सफ़ेद रक्त का कण मुख्य कार्य क्या है, बताइए क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल, ये क्या करता है, तो यही सैनिक होता है जिसकी अध्यक्षता, मतलब जो हमारे मंत्री हैं राजनाथ सिंह, सैनिक वाले, वही इसका करते हैं। तो ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, डेवलप इम्यूनिटी, सैनिक सेल कहलाता है वाइट ब्लड सेल। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है, ठीक है बताइए, तो मैलिशियस प्रोग्राम। ठीक है, ये प्लेग वायरस नहीं होता है। ठीक है,
क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कहाँ होता है ये बताइए। तो क्रायोजेनिक इस इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में, ठीक है। कहाँ पर? स्पेस शटल में। मूवी देखे होंगे हॉलीवुड की, वहाँ पर जो क्रायोजेनिक इंजन उपयोग होता है, या कभी नासा की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ मिल जाएगा क्रायोजेनिक इंजन, सर्च करेंगे तो। भारी जल एक प्रकार का, हैवी वाटर इज ए टाइप ऑफ, क्या है? तो हैवी वाटर क्या होता है? कूलेंट का काम करता है। क्या करता है? कूलेंट का कार्य करता है। पूछ सकता है पहला जो हैवी वाटर संयंत्र लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? तो 1961 में बंगाल में पहला आपका हैवी वाटर संयंत्र लगाया गया था, ठीक है। शीतलक के रूप में हैवी वाटर कार्य करता है। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचा स्थल है? मतलब आप टेस्ट की तरह इसको लिया करिए, ठीक है, कि आपको आ रहा है कि नहीं। कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो ये लहासा, ठीक है। तिब्बत की राजधानी लहासा है, सबसे ऊंचे स्थल पर बसा है, ठीक है। कहाँ? लहासा जो है सबसे ऊंचे स्थल पर है। नहीं, तिब्बत वैसे भी ऊंचे स्थल पे, तो लहासा ऊंचा ही रहेगा। हेलेंसिकी राजधानी है, बताइए हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? तो वही जो हैप्पी हैप्पी रहता है वही हेलेंसिकी की राजधानी है, फिनलैंड, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक है, कोपेनहेगन, ठीक है। नॉर्वे की क्या है? ओस्लो है, ओस्लो, ठीक है। स्वीडन की क्या है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम सम्मेलन सुने होंगे आप, बस ये याद रखिएगा। अब क्या गोरखपुर में बम्बई की गोरखपुर से बम्बई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला भाग क्या है? ये देखिए अलग क्वेश्चन आया है। तो कहाँ से, अगर गोरखपुर से हम मुंबई की यात्रा करते हैं तो कौन सा न्यूनतम भाग वाला होगा? झांसी से होकर जाएगा दिल्ली, देखिए दिल्ली से तो होकर जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ये ठीक है, ये बन जा, हाँ बन गए, ठीक है। कुछ भी सही गलत बना है देख लीजिएगा। तो ये देखिए, हम कह रहे हैं गोरखपुर से, तो गोरखपुर कहाँ पे मिलेगा? तो गोरखपुर आपका ये इस साइड मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब कहाँ जाना है आपको? बम्बई जाना है, तो बम्बई मतलब यहाँ जाना है। तो आपको कहाँ पर जाना होगा? तो गोरखपुर से यहाँ, तो दिल्ली यहाँ पे है, तो दिल्ली यहाँ करने क्या जाएंगे? तो ये तो दिल्ली तो हटा ही दीजिए। अब करें आगरा, आगरा कहाँ पर है? तो आगरा यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर जाके फिर यहाँ पे थोड़ी आएंगे, ऐसे थोड़ी जाके ऐसे यहाँ पे आएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? ये भी गलत है, आगरा भी गलत है। अब यहाँ लिखा गया है झांसी, झांसी कहाँ है? तो झांसी इस साइड पर जाता है, बुंदेलखंड एरिया है ना, ऐसे आपका बना है ना, ऐसे उत्तर प्रदेश ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ तो झांसी तो जाएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ एक बार जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, तो ऐसे भी नहीं जाएंगे। तो आप कैसे जाएंगे? आपका इलाहाबाद यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे सीधे चले जाएंगे, तो ठीक है, तो बम्बई चले जाएंगे, ठीक है। देखिए हमने मतलब मैप से ही बना दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, यही समझा सकता था, ठीक है। तो इलाहाबाद से होकर जाएगा। तो ऐसे अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो एक बार मैप बना के फिर उसको थोड़ा सा दिमाग उसमें वहाँ पर लगाइए कि कहाँ कौन हो सकता है। जुरासिक पार्क है, तो बताइए जुरासिक पार्क कहाँ पर स्थित है? 98। एक दो क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, एकदम सिंपल था, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं अगर आपको बता दूं, नहीं तो आप कहेंगे सर कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। तो उस क्वेश्चन को अगर मैं लाता तो आप भी कहते सर ये कौन सा क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं शायद आपको बताने की कोशिश करता हूँ कौन से क्वेश्चन थे। हम्म, हम्म, जैसे ये पूछ लिया गया था कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो उसमें क्या है? सूर्य की किरण है, पूछ लिया था। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो मतलब ये सब एकदम सिंपल था, इसलिए छोड़ दिया गया था। तो ये क्या है? जुरासिक पार्क थीम क्या है ये वाला बताइए। तो ये उच्च तकनीक, हाई टेक्नोलॉजी, एक फिल्म है, बस मूवी है, बस यही आप याद रखिए, मूवी है जुरासिक पार्क, और क्या। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय बाल कोष,
मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो सबसे सिंपल क्वेश्चन रहा होगा बच्चों के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय बाल कोष, बच्चों के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल कोष वाला। तो राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई थी? 83 में की गई थी। यहाँ भी एक क्वेश्चन शायद छूटा होगा कि मालगुडी डेज, तो आर के नारायण तो सब जानते ही होंगे। ईसीएम मुख्य केंद्र है, तो बताइए ईसीएम जो होता है वो मुख्य केंद्र क्या होता है? मेन सेंटर ऑफ ईसीएम, तो ये मेन सेंटर ऑफ ईसीएम क्या है? जिनेवा। ईसीएम होता क्या? तो ये ईसीएम क्या है? यूरोपियन कॉमन मार्केट। क्या है? यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपियन कॉमन मार्केट, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि, बताइए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रमन प्रभाव प्रकाश में आया था इसी समय, ठीक है। तो रमन का जन्म यही बार बार देता उसमें कि इनका जन्म हुआ था, तो ये जन्म नहीं हुआ था, इसी दिन रमन प्रकाश, जो रमन इफेक्ट है, इसी दिन लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये रमन प्रभाव, यहाँ कुछ छूटा था नहीं। अब देखिए यहाँ पर सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? किसकी बात कर रहे हैं? सरदार सरोवर डैम की। तो इसकी सर्वाधिक लाभ इसमें कौन कौन से है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को लाभ मिलता है, ठीक है। इसका सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलता है। किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। और सबसे अधिक नुकसान किसका होता है? मध्य प्रदेश का होता है। तो ये भी लाभ भी याद रखिएगा, नुकसान भी याद रखिएगा। तो गुजरात को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, बेचारे मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। मध्य प्रदेश का कह सकते हैं वहाँ पर जंगल वाला क्षेत्र ज़्यादा है, तो बेचारे जीव जंतुओं का ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। लॉस होता नहीं, हो गया लॉस। अब देखिए 1 घंटे 40 मिनट से लगातार बोलते गला बैठ गया था, ठीक है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, बताइए महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है महात्मा गांधी सेतु। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब शुरू किया गया, पहले ये बताइए। ये कब शुरू किया गया? 1987 से 88 के बीच में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस किससे संबंधित है? शिशु शिक्षा से संबंधित है। किसके? शिशु शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। चिल्ड्रन के प्राथमिक जो शिक्षा होती है उसी से संबंधित होती है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2002-3 के बीच इसका सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, मतलब शुरू नहीं, ये मतलब सर्व शिक्षा अभियान में यह कब शामिल किया गया था? तो 2002-3 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था, ठीक है। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो किसका है? चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित है। ये कितना हो गया? बस 104 ही क्वेश्चन है ना? हाँ 104 ही क्वेश्चन है बस। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। 1 घंटा 42 मिनट में, तब भी हमने बहुत जल्दी कोशिश की। मैं सोच रहा था 2.5 घंटे लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय लॉस हो। अगर इसको आप 2 के स्पीड में देखते हैं तो लगभग 40-50 मिनट में हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ऐसे डेली एक एक साल का आता रहेगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन, अभी यहाँ सिंपल आ रहा है, धीरे धीरे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा वैसे आपका टफ क्वेश्चन आता जाएगा। तो धीरे धीरे आप चलते रहिए और टफेस्ट की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, तेज़ की तरफ, ठीक है। तो आज के अगर आपको अच्छा लगेगा, जुड़ना चाहते हैं इस सीरीज़ से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो। आप अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।